हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। चलिए आज हम देखते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स विद जुमेद के साथ। इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले? देखिए इस लेक्चर में हम देखने वाले डायमेंशन होता क्या है आखिर, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालेंगे और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मदद से निकालेंगे। पहले तो देख लीजिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी मदद से हम बेसिक लॉज समझते हैं, और जो क्वांटिटीज मेजरेबल है दैट इज नथिंग बट फिजिकल क्वांटिटी। चलिए फिजिकल क्वांटिटीज कितनी टाइप की पहले देख ले, थोड़ा सा ओवरऑल व्यू। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पूरी दुनिया में 7 है, सबको पता है। चलिए ठीक है, कौन से है? मास है, ठीक है मास है, लेंथ है जी, ठीक है, टेम्परेचर है जी, ठीक है, टाइम है, चलिए ठीक है समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक करंट है, चलिए ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, चलिए ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। चलिए ये पूरे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। इसकी मदद से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किस तरीके से निकालेंगे ये पूरे लेक्चर में हम ये देखेंगे। चलिए ठीक है, इस पहले तो ये देख लीजिए इस मास का एसआई यूनिट क्या है। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है, मगर हम यहां पर सिंबल लिखते हैं, एसआई यूनिट के सिंबल्स लिख देते हैं, सिंबल्स, किलोग्राम। लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? मीटर, मतलब वो छोटी सी चीज जिसके तहत हम लेंथ को गिनेंगे दैट इज नथिंग बट यूनिट। चलिए ठीक है, टेम्परेचर का केल्विन है, टाइम का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। ये क्या है? एसआई यूनिट्स के सिंबल्स है। समझ में आ गया? अब हम देख लेते हैं डायमेंशन क्या है। डायमेंशन देखिए, हम डायमेंशन अभी लिख लेते हैं और इसके बाद ही तुरंत इसके बाद ही हम समझ लेते हैं कि डायमेंशन एक्चुअल में बोलते किसको है। चलिए ठीक, मास का कैपिटल M इन द ब्रैकेट, ओके ठीक है, लेंथ का कैपिटल L इन द ब्रैकेट, ठीक है, टेम्परेचर का कैपिटल K इन द ब्रैकेट और थीटा इन द ब्रैकेट। जो कोई भी क्वेश्चन में दिया रखा है वो यूज कर लेना। टाइम का कैपिटल T इन द ब्रैकेट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल A इन द ब्रैकेट और I इन द ब्रैकेट। जो भी दे रखा है क्वेश्चन में उसको उठाना और यूज कर लेना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का C, कैपिटल C इन द ब्रैकेट। चलिए ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, मोल का मोल इन द ब्रैकेट। चलिए ठीक है, अब डायमेंशंस भी समझ गया आपको। ये डायमेंशंस है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल भी देख लिया एसआई यूनिट और डायमेंशंस भी देख लिए। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या देखेंगे कि ये डायमेंशन एक्चुअल किसको बोलते हैं। देख लेते हैं, इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में से कोई भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उठाते हैं और उसको समझते हैं कि डायमेंशन किस तरीके से बना है और डायमेंशन की वजह से हमें क्या मालूम पड़ता है। चलिए ठीक है, फिर इरेज कर दूं। हम देख लेते हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उठा लेते हैं, इसमें से लेंथ को उठाते हैं। चलिए ठीक है, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर है और लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L है इन द ब्रैकेट। ये डायमेंशन है, मगर डायमेंशन एक्चुअल में होता क्या है? देखिए ये जो पावर है ना इसके ऊपर, वही डायमेंशन है। देख ली, अगर यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, अगर ये 1 को देख लो और L को देख लो तो मैं ये बोल दूंगा कि इसका जो यूनिट है वो मीटर है। इसको ही देख लिया सिर्फ तो बोल दूंगा कि इसका एसआई यूनिट मीटर है और इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ है, बोल दिया। अगर कभी इसके ऊपर स्क्वायर होता तो मैं बोल देता कि इसका जो फंडामेंटल यूनिट है ना L का फंडामेंटल यूनिट, वो राइज हुआ है कहां तक? स्क्वायर तक।
तो मतलब मैंने क्या निकाल दिया इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल दिया। और इसको देखकर मैं क्या निकाल दिया हूँ, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी भी निकाल दिया हूँ ना। एरिया, एरिया एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर कर ये निकल रहा है एरिया, दैट इज नथिंग बट डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए डायमेंशन का डेफिनेशन समझ ले फिर। डायमेंशन इज द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट is raised in order to explain derived unit और derived physical quantity। देख लीजिए, इसको देख लिया तो मैं सब चीज, ये 2 को देख लिया तो मैं हर एक चीज मालूम कर ले रहा हूं, नहीं कर ले रहा हूं। तो डायमेंशन का मतलब वही है, जो पावर है उसको देख लो और मालूम कर लो कि फंडामेंटल यूनिट मीटर कहां तक के राइज हुआ 2, तो मतलब यहाँ पे 2 बोले तो मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का। एरिया क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्यों डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर कर वो निकल रहा है, दैट इज नथिंग बट डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन का मतलब समझ में आ गया। डायमेंशन का डेफिनेशन लिखना है तो लिख ले। देखिए डायमेंशन क्या है, इज द पावर टू विच अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज राइज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये जो पावर है ना, यही पावर के वजह से हमको पता चलता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहाँ तक राइज हुई है, m कहाँ तक के ऊपर उठा है, ये 2 से ये 2 समझ में आ गया, मतलब यूनिट समझ में आ गया फिजिकल क्वांटिटी का, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का, मतलब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी भी समझ में आ गई होगी। m का स्क्वायर मीन्स लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ किसका फॉर्मूला, एरिया का, मतलब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी भी समझ में आ गई। मतलब डायमेंशन कभी बोला है, क्वेश्चन में पूछा है कि डायमेंशन ऑफ एरिया क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ एरिया क्या होगा 2 इन लेंथ। और डायमेंशन ऑफ एरिया इन मास होता है इसके साथ, नहीं होता है, तो कितना होगा 0। डायमेंशन ऑफ टाइम 0, डायमेंशन ऑफ एम्पियर इन ऑफ एरिया तो क्या होगा 0। समझ में आता है, पूरा क्रिस्टल क्लियर। ये लिख ले डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल भी लिख ले और ये भी लिख ले, मीन्स डायमेंशन ऑफ एरिया इन लेंथ इज 2। ठीक है, चलिए इरेज कर लो। चलिए देखिए, हमने पूरा डायमेंशन डीप और डिटेल में समझ लिया, डायमेंशन किसको बोलते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस भी निकाल दिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, 7 हैं। और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, वो भी देख लेंगे डीप और डिटेल। देखिए डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्प्लिट करेंगे, पूरा फिजिक्स के अंदर स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए लीनियर मोशन होता है, ब्लॉक का लीनियर मोशन होता है, तो उससे रिलेटेड कौन से डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगे, वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूला भी लिखेंगे और डायमेंशंस भी निकालेंगे। और रोटेशनल मोशन कर रहा है कोई ब्लॉक या पार्टिकल, तो उससे रिलेटेड कौन से डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगे, उसके डायमेंशन भी लिखेंगे और उसके फॉर्मूलाज भी लिखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ बेसिक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ लेंगे, उसके फॉर्मूलेज और डायमेंशन लिखेंगे। ऑसिलेशन से कुछ, वेव्स से कुछ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से कुछ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड से कुछ, मतलब फ्लूइड से कुछ, और कुछ कांस्टेंट के भी देख लेंगे। मतलब इस तरीके से हम डायमेंशंस को स्प्लिट करेंगे, तो इसके थ्रू क्या होगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूलेज भी क्लियर हो जाएंगे, और पूरे फिजिक्स में जितने बेसिक फॉर्मूलेज लग रहे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर लीनियर मोशन से। लीनियर मोशन कर रहा है जब ब्लॉक, तो कौन से डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, उसके फॉर्मूलेज और उसके डायमेंशंस। देखिए एक ब्लॉक है जो लीनियर मोशन कर रहा है, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। देख लीजिए, जब फोर्स लगेगा तो ये वेलोसिटी लेगा, मतलब स्पीड लेगा, तो वेलोसिटी आ जाएगी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी देख लेते और डायमेंशन भी। वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है, linear velocity denoted by capital V is equals to the rate of change of displacement with respect to time। देखिए displacement is nothing but length का क्या है डायमेंशन, कैपिटल L इन द ब्रैकेट, और टाइम का कैपिटल T इन द ब्रैकेट। कैपिटल T को ऊपर लेके जाओगे तो कैसा हो जाएगा L, और t⁻1 है, t⁻⁻1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का चेंज इज नथिंग बट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन
लीनियर एक्सेलरेशन ले ले, लीनियर एक्सेलरेशन। देखिए लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, डिनोटेड बाय ए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए वेलोसिटी का तो निकल गया, एल टी रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय टाइम का क्या है, कैपिटल टी। चलिए ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो टी रेज टू पावर -1 हो जाएगा। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड -1 -1 -2। तो चलिए एल टी रेज टू पावर -2। देखिए इसको एक और एक फॉर्मेट में लिख देते हैं, मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स है ना पूरा, कॉज ऑफ मोशन, मोशन का कॉज क्या है, फोर्स, और ये मोशन, इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में ज़्यादातर MLT आता है, मास भी आता है, लेंथ भी आता है और टाइम भी आता है। तो मास लेंथ के टाइम, मास लेंथ और टाइम के फॉर्मेट में इसको लिखना है, तो यहाँ पर तो m है ही नहीं, तो m रेज टू पावर 0 कर लो, और l रेज टू पावर 1 तो 1 ही है, और t रेज टू पावर -1 MLT के फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, फोर्स देख लेते हैं। फोर्स कितना लगा है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर मास कितना है और ये कितना वेलोसिटी चेंज हुई है, मतलब एक्सेलरेट कितना हुआ है ये ब्लॉक। तो F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए मास का तो आपको पता ही है, कैपिटल M है, और एक्सेलरेशन का यहां से ले ले L T रेज टू पावर -2। देखिए M रेज टू पावर 1, L रेज टू पावर 1, T रेज टू पावर -2। ये फोर्स का डायमेंशन याद रख ले, क्योंकि ये बहुत बार आता है मैकेनिक्स में। चलिए फोर्थ, वर्क डन, और वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस चला है यहां से यहां तक के, ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 4, तो मतलब इस ब्लॉक के ऊपर उतना वर्क डन हुआ है। तो इज इक्वल टू फोर्स का क्या है, m1 l1 t रेज टू पावर -2, और s का क्या है, l रेज टू पावर 1। सिंपली एक लेंथ है तो लेंथ का लेंथ, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। m1 l रेज टू पावर 2 t रेज टू पावर -2, ये किसका डायमेंशन बन गया, वर्क का डायमेंशन। अब देखिए लीनियर मोमेंटम भी देख ले, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम डिनोटेड बाय P इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है और वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर ले, तो इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम। देखिए मास का तो मास ही रहेगा, और वेलोसिटी का लिख ले, ये यहां पर लिख ले, मास का तो मास ही रहेगा, और वेलोसिटी का L T रेज टू पावर -1। लीनियर वेलोसिटी, मोमेंटम भी लीनियर मोमेंटम। अब देखते हैं रोटेशनल। ये एक डिस्क है, वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, तो ये पार्टिकल कैसा जाएगा, कैसे फोर्स लगेगा वो सब देखेंगे। इस पार्टिकल के ऊपर कैसे फोर्स लगेगा वो सब देखेंगे। यहां लीनियर वेलोसिटी है, यहां पर कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए थीटा चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी जाके वेलोसिटीज की स्पीड मालूम कर सकते हैं थीटा के साथ। यहां पर डिस्टेंस के साथ ये सीधा सीधा चल रहा था करके डिस्टेंस आ रहा था, ये एंगल के हिसाब से गोल गोल घूमेगा तो एंगल चेंज करेगा। तो कितना एंगल चेंज करा पर यूनिट टाइम में, दैट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। ज्यादा एंगल चेंज किया तो ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी, कम एंगल चेंज किया पर यूनिट टाइम में तो कम एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आता है, रोटेशन और लीनियर। सेकेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन। Angular acceleration denoted by alpha is equals to the rate of change of angular velocity with respect to time। यहाँ पे कौन सा था, लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर ये जो है इसका डायमेंशन भी देख ले, इसका डायमेंशन क्या होगा। देखिए थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया गया था, और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी होता है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी रेज टू पावर -1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आ गया, टी रेज टू पावर -1, और टी का सिंपली टी, कैपिटल टी इन द ब्रैकेट। ये टी ऊपर जाएगा तो टी रेज टू पावर -1 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, टी रेज टू पावर -2। बेस सेम रहा तो पावर
ऐड हो जाता है। चलिए थर्ड क्या लेंगे, यहाँ फोर्स है तो यहाँ टॉर्क लगता है। रोटेशन में टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी चीज़ के घूमने का, मतलब ये फोर्स लगेगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तभी जाकर ये डिस्क घूमेगी। समझ में आता है? यहाँ पर सिर्फ फोर्स लगा दो तो ये चलने लगेगा, यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट लगता है। तो मतलब टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर इसे मुझे गोल घुमाना है तो मैं यहाँ पर से अपना थंब का फोर्स लगाऊंगा और यहाँ से फर्स्ट फिंगर का फोर्स लगाऊंगा, अपोजिट डायरेक्शन, ये कपल ऑफ फोर्सेस, दो फोर्सेस, यहाँ से भी एक फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, तभी जाकर ये एक्सिस के अबाउट ये मार्कर गोल घूम रहा है। तो देखिए ये भी तभी जाकर ये गोल घूमेगा। और I इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, देखिए यहां फोर्स क्या है, मास इंटू लीनियर एक्सेलरेशन। इसी के टर्म में मुझको कभी टॉर्क को लिखना था, मतलब फोर्स ही है, रोटेशन का फोर्स है, नथिंग बट टॉर्क। अगर मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर, जिसके जो एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो डिस्टेंस है r, उसका स्क्वायर, और ये मास, ये मास। समझ लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। देखिए आप बचपन में खेलते होंगे, लकड़ी से मार मार के चक्के को मारते थे, टायर को मारते थे, और एक पॉइंट आता था आप छोड़ देते थे और देखते खड़े रहते थे। तो जब जिस पॉइंट पे आप छोड़ते थे तो आप तो कोई फोर्स नहीं लगा रहे, फिर भी क्यों गोल घूम रहा है? क्यों? वो रीजन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, उसके पास वो फोर्स आ जाता है। ये कितना फोर्स रहता है? मास और रेडियस का स्क्वायर, जिस एक्सिस के अबाउट टायर घूम रहा है। तो समझ में आता है, जितना बड़ा टायर रहेगा वो उतनी दूर तक जाएगा, मारे बाद छोड़े बाद बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा। अगर मास ज़्यादा रहेगा टायर का तभी वो दूर तक जाएगा। समझ में आता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m तो m ही है, देख मास है, मास का तो मास ही रहता है, कैपिटल M, और r डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है? l, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन ये होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन निकल गया तो ml स्क्वायर, और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन पता है t⁻⁻²। तो m1 l² t⁻⁻² किसका आया? टॉर्क आया। इससे रिलेट करके देखा गया। तो अगर कभी ये कॉमनली ऐसा देखते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखिए m1 l1 t⁻⁻², और ये रेडियस है, ये डिस्टेंस है, तो ये l1 ही आएगा। तो बेस सेम रहा तो पावर ऐड हो जाता है, l² t⁻⁻² और m1। तो देखिए इस फॉर्मूले से भी वही और इस फॉर्मूले से भी वही। चलिए ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं फोर्थ। यहां लीनियर मोमेंटम है, यहां पर एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या? एंगुलर मोमेंटम यहां पर मास है और मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है, तो यहां इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो देखिए क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? ml², और ओमेगा क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू t⁻⁻1। तो ये आएगा एंगुलर मोमेंटम का। तो समझ में आता है, रोटेशन से रिलेटेड ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज, उसका फॉर्मूलेज और उसके डायमेंशन, लीनियर से रिलेटेड ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज, उसके फॉर्मूले और उसके डायमेंशन। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज देख लेते हैं और उसके फॉर्मूलेज भी। चलिए इलेक्ट्रिक करंट I से डिनोट होता है, और इसका डायमेंशन क्या है? कैपिटल A इन द ब्रैकेट और कैपिटल I इन द ब्रैकेट, आपने पहले ही देख लिया। चलिए अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोटेड बाय Q, और
इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू कितना चार्ज फ्लो हुआ है पर यूनिट टाइम में। तो फिर इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो आई का तो आपको पता है, ए लिख लेते हैं, और टी का आपको पता है क्या है, कैपिटल टी। तो ये कितना हो जाएगा, ए टी। चलिए ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज का भी आ गया। अब देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय V, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कितना वर्क डन हुआ है पर यूनिट चार्ज से, पर यूनिट चार्ज के फ्लो होने से कितना वर्क डन हुआ है। चलिए वर्क डन का तो फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस m1 L² T⁻⁻²। फोर्स का क्या है, m1 L1 T⁻⁻², और डिस्टेंस L और L जब मिले होंगे तो क्या बनेगा, L² बनेगा, अपॉन चार्ज का क्या है, चार्ज का AT। तो इसको ऐसा लिख लोगे लीनियर फॉर्म में, तो कैसा हो जाएगा, m1 L² और T⁻⁻1, ये 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो T⁻⁻3 हो जाएगा और A⁻⁻1 हो जाएगा। ये किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन। चलिए अब रेजिस्टेंस का भी ले लेते हैं। फोर्थ, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट को रुकाता है, दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। अब V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो आपको पता होगा ही, तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, डायमेंशन m1 L⁻² T⁻⁻3 और A⁻⁻1 डिवाइडेड बाय I का तो आपको पता है, I का क्या है, A करंट का। चलिए ठीक है, A⁻1 है, ऊपर जाएगा तो A⁻−1 हो जाएगा, और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएंगे, A⁻−2 हो जाएगा, T⁻−3 हो जाएगा, L² तो L², M⁻1 तो M⁻1। चलिए ठीक है, ये भी आ गया है, रेजिस्टेंस आ गया है। अब ले लेते हम कंडक्टेंस। देखिए कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट को रुकाता है और कंडक्टेंस अपने से जाने देता है। जिस मटेरियल का कंडक्टेंस ज़्यादा उसमें से फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा बहेगा। चलिए कंडक्टेंस डिनोटेड बाय G इज इक्वल्स टू 1/R, मतलब नीचे ये पूरा का पूरा डायमेंशन आएगा R का, और ऊपर लेके जाओगे तो पूरा इन्वर्स हो जाएगा, जिसके ऊपर माइनस है लगा उसमें पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसके ऊपर माइनस नहीं है वहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो लिख लो इसको डायरेक्ट, चलिए दिखाई देते, m1 L² T⁻⁻3 A⁻⁻2। अब ऊपर लेके जाओगे तो कैसा हो जाएगा, M⁻⁻1 L⁻⁻2 और T⁻3 और A⁻2। किसका है ये, कंडक्टेंस का डायमेंशन, कंडक्टेंस का डायमेंशन। चलिए ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया। अब रेजिस्टिविटी देख लेते हैं। डिनोटेड बाय रो। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L बाई A। चलिए तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, RA बाई L। देखिए रेजिस्टेंस का डायमेंशन तो आपको निकल गया है, वो है क्या है डायमेंशन, m1 L² T⁻⁻3 और A⁻⁻2 रेजिस्टेंस का। और एरिया का तो आपको पता है L का स्क्वायर, एक दो डिस्टेंस का प्रोडक्ट एरिया है तो L इंटू L, तो L², जब बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। चलिए ठीक है, और लेंथ का तो लेंथ ही होता है। चलिए ठीक है, ये लेंथ से ये लेंथ कैंसिल हो जाएगा और एक लेंथ बचेगा, जब पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, L⁻3 हो जाएगा, T⁻⁻3 हो जाएगा और A⁻⁻2 हो जाएगा और M⁻1 हो जाएगा।
तो ये डायमेंशन किसका आ गया, रेजिस्टिविटी। अब देखिए कंडक्टिविटी, जैसा रेजिस्टिविटी है ना तो उसका इनवर्स इज नथिंग बट कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही है मगर वो डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, एल और ए। चलिए ठीक, 7 कंडक्टिविटी। डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, m रेज टू पावर -1, l रेज टू पावर -3, t रेज टू पावर 3 और a रेज टू पावर 2। ये किसका डायमेंशन आ गया, कंडक्टिविटी। देखिए दो चार्ज पार्टिकल के बीच में भी फोर्स होता है, वो फोर्स किसने दिया है, कूलम्स ने। तो वो कूलम्स का फोर्स भी देख लेते हैं और उसमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी होता है, उसका डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। ठीक, मैं इरेज कर दूं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट से डिनोट होता है। देखिए दो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो कोई भी फोर्स होगा तो वो कूलम्स ने दिया है। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है ये R है, इसका स्क्वायर। इस तरीके का फोर्स इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा, ऐसा कूलम ने कहा है। तो एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए ये इसलिए निकाल रहे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फॉर्मूले से रिलेटेड JEE में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मतलब JEE वालों को ये फॉर्मूला बड़ा पसंद है। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4F R स्क्वायर Q1 Q2। चलिए ठीक है, देखिए 1/4 पाई ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। चलिए ठीक है, अब ये चार्ज है और चार्ज का मैंने दिखाया हो AT और ये भी AT, और फोर्स का तो आपको पता है M1 L1 T रेज़ टू पावर -2 और ये तो डिस्टेंस ही है तो L का स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे दोनों के पावर्स। तो लिख लेते हैं T स्क्वायर और A स्क्वायर। चलिए पावर ऐड हो गए। अब ये पूरे टर्म्स, इसमें L और L दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, L रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। मगर ये L रेज़ टू पावर 3 नीचे होगा, उसे ऊपर लेके जाओगे तो L रेज़ टू पावर -3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और m रेज़ टू पावर 1 है तो ऊपर लेके जाओगे तो m रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा। मगर यहाँ पर t रेज़ टू पावर -2 भी है, अगर t रेज़ टू पावर -2 को ऊपर लेके जाओगे तो t रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, और t रेज़ टू पावर 2 ऊपर हो जाएगा तो ये t और ये t बेस सेम तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो t रेज़ टू पावर 4, a रेज़ टू पावर 2, l रेज़ टू पावर -3, m रेज़ टू पावर -1। ये किसका डायमेंशन है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलिए ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमने कहाँ से निकाला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में हो रहा है उससे निकाला है। और चलिए ठीक है, और दिखा देता हूँ, इसको इरेज कर लेते। चलिए देखिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहाँ से निकाले, दो चार्ज पार्टिकल के बीच के फोर्स से निकाले। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहाँ से निकालेंगे, एक एटॉम है, उसके पास न्यूक्लियस है, उसके पास प्रोटॉन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग चार्ज है, तो इन दोनों की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप्ड होगा। तो वो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, या फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय R, सिर्फ R, हाँ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसी को कहते हैं R। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/u R, और ये चार्जेस ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं, mgh। देखिए यहाँ से तो मास है तो ये मास का m निकल जाएगा, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, L t रेज़ टू पावर -2 होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का, और हाइट है मतलब डिस्टेंस है तो L सिंपली L, और L
क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा और टी रेस्ट पावर -2 हो जाएगा और एम हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन ये निकल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन यहाँ रख दें और ये देखिए ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो चार्ज का क्या होता है AT और AT, चलिए ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का ml स्क्वायर टी रेस्ट पावर -2 और ये यहाँ पर L। समझ में आता है? जब बेस सेम रहा तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो लिख लेते हैं, ये बेस सेम तो पावर ऐड, टी स्क्वायर और ए स्क्वायर, एल रेस्ट पावर 3 और ऊपर जाएगा तो एल रेस्ट पावर -3, टी रेस्ट पावर -2 + 2 ऊपर जाएगा, देखिए टी रेस्ट पावर 2 हो जाएगा और एम रेस्ट पावर -1 हो जाएगा। बेस सेम रहा तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, टी रेस्ट पावर 4 और ए रेस्ट पावर स्क्वायर, एल रेस्ट पावर -3, एम रेस्ट पावर -1। तो देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वहाँ से निकाला तो भी यही आया है, यहाँ से निकाला तो भी यही आया है। मतलब कोई भी फॉर्मूले में हो, कोई भी ड्राई फिजिकल क्वांटिटी, उसके डायमेंशंस चेंज नहीं होते हैं। और ये फॉर्मूला दिखाने का मकसद यही था क्योंकि JEE को ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हर प्रॉब्लम में कहीं नहीं तो कहीं इसका यूज़ लेते हैं। चलिए ठीक है, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी निकल गए हैं। अब हम लेते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से भी कुछ फॉर्मूलेज ले लेते हैं, ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़ और उसके फॉर्मूलेज और डायमेंशंस निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्ट्रेस, बोलते हैं ना बहुत स्ट्रेस आ रहा है, तो वो क्या होता है आज समझ ले। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट स्ट्रेस। देखिए ये यहाँ पर एक रॉड है, बाहर से उसे खींचोगे तो ये रॉड खींचे नहीं जाने देगा। ओके यार, चलिए कुछ ड्राई फिजिकल क्वांटिटी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से ले लेते हैं। स्ट्रेस, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट स्ट्रेस। अब स्ट्रेस होता क्या है एक्चुअल में देख ले। एक रॉड है, उसे आप खींच रहे हो तो ये रॉड आराम से खींचा जाएगा क्या, नहीं खींचा जाएगा। ये अपना भी फोर्स अंदर से लगाएगा, इसके रिवर्स और इसके रिवर्स। जो फोर्स अंदर से लग रहा है दैट इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। और कितने पर यूनिट एरिया पे लग रहा है, तो पर यूनिट एरिया दैट इज नथिंग बट स्ट्रेस। वही जो रुका रहा है अपने खींचने को रुका रहा है दैट इज नथिंग बट स्ट्रेस। अब फोर्स का तो आपको पता ही है क्या है, m1 L1 टी रेस्ट पावर -2 और एरिया का L स्क्वायर, ये गया इससे। चलिए m1 L1 बचा है तो ऊपर आके क्या हो जाएंगे, L रेस्ट पावर -1 और टी रेस्ट पावर -2। ये आ गया स्ट्रेस का। स्ट्रेन क्या होता है, देखिए स्ट्रेन एक वक्त तक ये रुकाएगा, उसके बाद ये अपने आप को छोड़ेगा थोड़ा, तो दैट इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ। मतलब खींचने से थोड़ा तो लंबा हो जाएगा ना, तो दैट इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो ओरिजिनल लेंथ दी हुई थी स्पेसिमेन की, डिवाइड कर दोगे तो वो स्ट्रेन आ जाएगा। देखिए अब L का ये भी डिस्टेंस है तो इसका कैपिटल L आएगा, और ये भी डिस्टेंस है तो इसका भी कैपिटल L आएगा। तो देखिए ये इससे ये कट जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट इसका कोई डायमेंशन बन रहा है क्या, फिर नहीं निकल रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई स्ट्रेन। तो ये देखिए इन दोनों का रेशियो क्या होता है, एक यंग्स मॉड्यूलस है, एक थर्ड टर्म यंग्स मॉड्यूलस। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें हम सब देखेंगे कि यंग्स मॉड्यूलस होता क्या है। डिनोटेड बाय E। E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। चलिए अब जो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा वही यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन होगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं। तो देखिए स्ट्रेस का क्या डायमेंशन है, m1 L रेस्ट पावर -1 और T रेस्ट पावर -2। ठीक, और इसका कोई डायमेंशन है क्या, नहीं है, मतलब यंग्स मॉड्यूलस का भी यही डायमेंशन है। देखिए एक बल्क मॉड्यूलस भी होता है, वो डिनोटेड बाय B होता है, तो बल्क मॉड्यूलस भी देख लो। बल्क मॉड्यूलस डिनोटेड बाय B। बल्क मॉड्यूलस होता क्या है,
देखिए ये स्ट्रेन में फ़र्क है सिर्फ। देखिए समझ लीजिए ये स्पीयर है, स्पीयर के ऊपर से फोर्स लगा रहे हो, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज़ नथिंग बट स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस की वजह से इसमें चेंजेस होगा, है ना, डायमेंशन दब जाएगा। तो जितना चेंज हुआ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम इतना था और चेंज इन वॉल्यूम इतना हो गया, पचक गया है। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज नथिंग बट स्ट्रेन। सब देखेंगे डिटेल में। देखिए अब वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है आपको पता है, 3 बार एल है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मतलब 3 बार एल आएगा, 3 बार आएगा, और जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एल क्यूब बन जाएगा अपॉन एल क्यूब। तो एल क्यूब कट जाएगा, तो फिर से स्ट्रेन क्या हो गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो मतलब बल्क मॉड्यूलस क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है। अब स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन नहीं है, और स्ट्रेस का ये फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, नथिंग बट इसका भी वही डायमेंशन होगा जो इसका है। क्या है, m⁻⁴ l⁻⁻⁻⁴ और t⁻⁻⁻²। बल्क मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी है एक, 5वां मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। डिनोटेड बाय जी, वो भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है। तो उसका भी क्या होगा डायमेंशन, m1 l⁻⁻⁻1 t⁻⁻²। ये डायमेंशन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का भी होगा। चलिए ठीक है, यहाँ से भी देख लिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में से भी कुछ इंपॉर्टेंट ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज देख लेते हैं, उसके डायमेंशन और फॉर्मूलाज। देखिए मास डेंसिटी, मास डेंसिटी डिनोटेड बाय रो, रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ज़्यादा होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम में तो रो ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। चलिए मास का तो कैपिटल M ही होता है, और वॉल्यूम का l⁻³ होता है। ये ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, m l⁻⁻³ ये किसका आ गया, डेंसिटी का आ गया। चलिए रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी बोले तो रेशो है डेंसिटी का, स्टैंडर्ड। चलिए रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड। ये देखिए ये डेंसिटी क्या हो गया, m l⁻⁻³ किसकी भी हो, मगर वो तो डेंसिटी ही है ना, वाटर की हो या कोई भी लिक्विड की हो, डेंसिटी तो डेंसिटी ही रहेगी। ये m l⁻⁻³ ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, तो फिर ये कौन सी हो गई, डायमेंशनलेस हो गई ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, मतलब इसके पास डायमेंशन नहीं है। देखिए अब थर्ड देख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू, इसको समझने से पहले कोई विस्कस फोर्स को समझ ले, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको समझने से पहले विस्कस फोर्स को समझ ले क्या होता है। देखिए एक प्लेट है और उसके ऊपर आपने हनी डाला है, तो देखिए आप जो नीचे की लेयर रहेंगी ना हनी की, ये प्लेट को स्टिक हो जाएगी और ऊपर वाली लेयर थोड़ी ऊपर चढ़ेगी, फिर उसके ऊपर ये, फिर उसके ऊपर ये, जो भी चढ़ेगा। समझ में आता है। तो ये जो बीच में दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, ड्रैग लग रहा है, दैट फोर्स इज नथिंग बट विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना बड़ा प्लेट का एरिया रहा तो उतना ज़्यादा ड्रैग रहेगा, उतना ज़्यादा तनाव रहेगा एरिया के ऊपर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर dv/dx। चलिए ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी निकालोगे तो एक कांस्टेंट डालोगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डालेंगे, एरिया dv/dx। चलिए ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकाल लें। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू dx अपॉन a dv। ठीक, फोर्स का तो आपको डायमेंशन पता ही है, m1 l1 t⁻⁻², और इसका l डिस्टेंस है, एरिया l² है, dv l t⁻⁻1 है। चलिए ठीक है, ये l² इसको काट देगा और यहाँ पर बचेगा l,
एल ऊपर जाके एल रेस्ट पावर -1 हो जाएगा और टी रेस्ट पावर, चलिए देख लेते हैं, दिखाई देते हैं, चलिए इधर देख लें, एम रेस्ट पावर 1 का 1 ही रहेगा और ये एल रेस्ट पावर 1 है, ऊपर जाके एल रेस्ट पावर -1 हो जाएगा। टी रेस्ट पावर -1 है, ऊपर जाके टी रेस्ट पावर +1 बन जाएगा और +1 -2 इज इक्वल्स टू टी रेस्ट पावर -1 हो जाएगा। चलिए समझ में आता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। चलिए अब हम देखते हैं वेव से और ऑसिलेशन से कुछ डराइव फिजिकल क्वांटिटीज, उसके डायमेंशंस और उसके फॉर्मूलेज। चलिए अब एक वेव है, हाँ, तो इसकी कुछ लेंथ होगी, एक वेव की कोई लेंथ होगी, उसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, डिनोटेड बाय लैम्बडा। और ये लेंथ है ना, सिर्फ लेंथ, तो ऑब्वियसली इसका डायमेंशन क्या आएगा, एल आएगा ना, सिर्फ एक लेंथ। चलिए ठीक है। टाइम पीरियड, मतलब ये वेव यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर आके ख़त्म हुई है, तो इसको कुछ वक्त लगा होगा, तो वो वक्त लगा होगा तो वही है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। डायमेंशंस तो इसका टी आएगा ना, क्योंकि सेकंड में हो गए, 10 सेकंड लगेंगे एक वेव बनने को, सेकंड उसका यूनिट है, तो ऑब्वियसली उसका डायमेंशन क्या आएगा, टी आएगा। वेव नंबर डिनोटेड बाय वी बार, नंबर ऑफ, चलिए इसको समझ ले, वेव नंबर क्या होता है, पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है और उसके अंदर कितने वेव्स बनेंगे पर यूनिट लेंथ में, दैट इज नथिंग बट वेव नंबर। मतलब नंबर ऊपर आएगा पर यूनिट लेंथ नीचे आएगा, मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1/L, पर यूनिट लेंथ है ना, लेंथ आ रहा है और नंबर का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता है। चलिए एम्पलीट्यूड भी देख ले, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड, देखिए ये वाला डिस्टेंस का डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस का क्या होता है, एल ही होता है, ऑब्वियसली एल। चलिए ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखिए, नंबर ऑफ वेव्स, कितने नंबर ऑफ वेव्स बन रहे पर यूनिट टाइम में, एक मिनट में या एक सेकंड में कितने वेव्स बन रहे हैं, उसका ही मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। अगर ज्यादा वेव्स बन जाए पर यूनिट टाइम में तो बोलेंगे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, अगर कम वेव्स बने तो बोल देंगे कम फ्रीक्वेंसी है। पर यूनिट टाइम में मतलब 1/T में, तो 1/T बोले तो 1 और T का कैपिटल T डायमेंशन हो जाता है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T⁻⁻1 हो जाएगा। चलिए इसमें से भी निकल गए। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ कांस्टेंट्स। प्लैंक कांस्टेंट, कांस्टेंट डिनोटेड बाय स्मॉल h। देखिए कोई एटॉम है, उसमें से रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो उसकी एनर्जी है उसके पास, उसकी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मीन्स एनर्जी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक कांस्टेंट, इसका डायमेंशन निकाल ले, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। चलिए एनर्जी का तो आपको पता है m1L² T⁻⁻2 और फ्रीक्वेंसी का भी आपको पता है T⁻⁻1, अभी ही देखा है। चलिए -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1 -2 क्या हो जाता है, T⁻⁻1 हो जाएगा और L² ज्यों की त्यों और m⁻1 ज्यों की त्यों, मतलब डायमेंशन क्या बन गया है प्लैंक्स कांस्टेंट का, ये डायमेंशन हो गया। चलिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देख लेते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डिनोटेड बाय कैपिटल K। PV इज इक्वल्स टू KT, आइडियल गैस इक्वेशन, K इज इक्वल्स टू PV बाय T। चलिए ठीक है, ये प्रेशर है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का तो आपको पता है m1L1 T⁻⁻2 और एरिया का भी पता है L², ये इससे ये कट जाएगा और L1 ऊपर आएगा तो L⁻⁻1 हो जाएगा और T⁻⁻2 ज्यों की त्यों m⁻1 ज्यों की त्यों, ये हो जाएगा प्रेशर का। आप प्रेशर का डाल दीजिए डायमेंशन m⁻1 L⁻⁻1 T⁻⁻2 और वॉल्यूम का क्या है L⁻3 और टेम्परेचर केल्विन। चलिए ठीक है, केल्विन ऊपर जाएगा तो K⁻⁻1 हो जाएगा, चलिए लिख लिया K⁻⁻, और बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, -1 + 3 इज इक्वल्स टू +2। चलिए
m1 ज्यों की त्यों, और t रेस्ट पावर -2 ज्यों की त्यों। चलिए ये आ गया डायमेंशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी निकाल ले, डिनोटेड बाय कैपिटल G। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। चलिए ठीक है। अब फोर्स का तो पता है m1 L1 t रेस्ट टू पावर -2, और r का तो पता है L, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर डाल दे ऊपर, और मास का तो पता है कैपिटल M। ये m इससे कट जाएगा, ये m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m रेस्ट टू पावर -1 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, l रेस्ट टू पावर 3 हो जाएगा। t रेस्ट टू पावर -2 ज्यों की त्यों। ये किसका आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए थर्मल में से भी कुछ डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज ले लेते हैं, तो मतलब पूरा फिजिक्स ही हमारा कंप्लीट हो जाता है। थर्मल, ऑसिलेशन, मैकेनिक्स सब ही हो गया है। चलिए ठीक है, देख लेते। मास स्पेसिफिक हीट, देखिए मास स्पेसिफिक हीट होती क्या है, समझ ले। ये 1 किलोग्राम का मास है, ये 1 किलोग्राम का हमारे पास मास है, और इसका समझ लीजिए 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और 30 डिग्री सेल्सियस हमें लाना है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है इसका टेम्परेचर यूनिट मास का। तो कितनी हीट लगेगी, जितनी हीट लगेगी ना वही है मास स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। समझ में आता है। तो चलिए मास स्पेसिफिक हीट का, हीट एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल्स टू मास और स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू क्यू एम डेल्टा टी। समझ में आता है। देखिए हीट सप्लाइड है तो ये एनर्जी है m1 L स्क्वायर टी रेस्ट टू पावर -2 आएगा एनर्जी का डायमेंशन, और मास तो मास ही है, और डेल्टा टी क्या है, केल्विन। चलिए ठीक है, जब केल्विन और ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, और L स्क्वायर टी रेस्ट टू पावर -2 के रेस्ट टू पावर -1 मास का, मास स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन ये होगा। और मोलार स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन क्या होगा, देखिए मोलार स्पेसिफिक हीट, मतलब यहाँ पर यूनिट मास था ना, तो यहाँ पर यूनिट मोल का टेम्परेचर 29 से 30 डिग्री सेल्सियस करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी या कितनी हीट सप्लाई करने पड़ेगा, उसका मतलब होता है मोलार स्पेसिफिक हीट। देखिए यही फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू मास की जगह मोलार आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा, और मोलार स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। मोलार स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट सप्लाइड नंबर ऑफ मोल डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल का मोल याद है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डेल्टा टी का के, और एनर्जी तो एनर्जी है m1 L स्क्वायर टी रेस्ट टू पावर -2। ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, m रेस्ट टू पावर 1 L स्क्वायर टी रेस्ट टू पावर -2 मोल रेस्ट टू पावर -1 के रेस्ट टू पावर -1। समझ में आता है। ये मोलार स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन, और ये मास स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन। चलिए हमने पूरे फिजिक्स के लमसन, पूरे बेसिक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले भी देख लिए और उसके डायमेंशंस भी देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस डायमेंशन पे बेस्ड हम 10 साल के JEE के और 10 साल के नीट के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्लस कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।